नमस्कार, मैं अनुराधा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी के सामान्य अध्ययन की दृष्टि से अनुराज हिंदी एकेडमी पर एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए। आज मैं अपने बारे में कुछ इंट्रो दे देती हूँ कि मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने अपना बीए बीएचयू से किया है, एमए बीएचयू से किया है। मेरा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश रहा है और मैंने अपना पीजी इंग्लिश और हिस्ट्री में किया हुआ है। और मुझे सीटेट, एस्टेट, नेट आदि परीक्षाओं का अनुभव है और ये मेरा अपना क्वालिफिकेशन है, इसलिए मैं सोची आप लोगों को बता दूं। और ये हमारी पहली सीरीज है, जैसा कि बहुत सारे लोगों का डिमांड आ रहा था कि मतलब प्री के बारे में कि यूपी लोक सेवा आयोग से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें जो भी प्री में पूछे जाते हैं जीएस और जीके, उसकी आज से शुरुआत हो रही है। और अगर उम, आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगी तो आगे ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। और आज हमारा इस चैनल पर पहला दिन है। हम सिर्फ जीएस और जीके के लिए आए हैं और बाकी हिंदी सब्जेक्ट जो है आप लोग सर से पढ़ रहे होंगे और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगता होगा और समझ आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो जो भी यूपी लोक सेवा आयोग का प्री का सिलेबस है लगभग सबका सेम ही है। जैसे कि यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जैसे यूपी एलटी और जीडीसी में जीएस जीके के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपी जीआईसी में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका सिलेबस है, पहला जनरल साइंस हाई स्कूल स्टैंडर्ड का, और दूसरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तीसरा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, चौथा इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी एंड कल्चर, पांचवा इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, छठवां वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, सातवां है करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, आठवां लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस, नौवां स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, दसवां है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू एट्थ लेवल, अरिथमेटिक, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री, 11वां है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये है सिलेबस, लगभग सभी परीक्षाओं का सेम ही सिलेबस है प्री का, और डी ट्रिपल एस बी वगैरह में भी सेम ही लगभग सबका सिलेबस, जो भी टीचर से रिलेटेड एग्जाम है उनका लगभग सेम ही रहता है। यही जो है प्री में पूछे जाते हैं। तो अब हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं और इससे रिलेटेड इन सभी पोर्शन को कवर करने की हमने कोशिश की है। इसमें करंट अफेयर और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के सामने ये मिलेगा। तो जैसा आप लोगों को लगा 30 क्वेश्चन का सेट हम लेकर आए हैं और आगे ऐसे ही आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सेट आते रहेंगे और कभी मतलब 30 से ऊपर भी हो सकते हैं और 30 तक तो हम लोग लेकर चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बना के इसमें रखा गया है और जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उसको हमने जोड़ा हुआ है। तो जैसा कि पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, फोन या फिर लैपटॉप या फिर आप अपने टैबलेट वगैरह जिसमें भी आप देख रहे होंगे, तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, सीमुक किस वंश का संस्थापक था? तो ये हमारे इतिहास के प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन है और ये ऑप्शन नंबर ए पांडे का, बी सातवाहन का, सी चोल का, डी चेर का। तो सिमुक जो था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 2, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, तीसरा सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका उत्तर होगा, अगर आप लोग जानते होंगे, आप लोग भी अपना कुछ कुछ इसमें दिमाग लगाइए, और इसका उत्तर होगा सी कर्नाटक। इसके पहले केरल आता था काली मिर्च के सर्वाधिक उत्पादक में। तो उत्पादन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को भी जहां मिले उसको देखते रहिएगा, हम लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल, डी बाल गंगाधर तिलक। अतिवादी का अर्थ होता है जो उदारवादी न, हम जैसा कि जानते हैं लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, जिनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, ये तीनों गरम दल के नेता थे और इन तीनों को छोड़कर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वो नरम दल के नेता थे और ये
उदारवादी नेताओं में से आते थे, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए परिसंघ, बी अध्यक्षात्मक पद्धति, सी अर्धसंघात्मक, ऑप्शन नंबर डी एकात्मक पद्धति। तो इसका जो उत्तर हो, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। और इसको अर्धसंघ, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्धसंघात्मक किसने कहा है, कौन से विद्वान ने? तो ये हैं आपके केसी वियर। केसी वियर, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कभी कभी पूछता है ये क्वेश्चन। केसी वियर जो थे, उन्होंने बोला है भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्धसंघात्मक। तो हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में आयोडीन की कमी मुख्यतः कारण से हो सकती है? ऑप्शन ए रक्ताल्पता, बी ग्वाइटर घेंघा, सी टाइफाइड, डी हैजा। तो आयोडीन की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है? तो वो है घेंघा। जो आयोडीन की कमी से वो हमारे, जो बहुत लोगों का आप लोग देखे होंगे, वो गले मोटे मोटे हो जाते हैं और बाहर वही होता है ग्वाइटर घेंघा, उसी को कहा जाता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। और रक्ताल्पता जो है वो आयरन की कमी की वजह से होती है। और सी टाइफाइड जो है वो सेल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु होता है, उसकी वजह से होता है। सेल्मोनेला टाइफी जीवाणु की वजह से। अभी मेरा फर्स्ट टाइम है तो इस पे हम ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं, आगे हम अपने में सुधार करने की कोशिश करेंगे। मुझे बस लिखने में प्रॉब्लम, बाकी आप लोग मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। तो टाइफाइड है, कभी कभी पूछ देता है। तो रक्ताल्पता जो है वो आयरन की कमी से होता है। टाइफाइड जो होता है वो सेल्मोनेला टाइफी जीवाणु की वजह से होता है। और हैजा, हैजा जो होता है वो विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु की वजह से होता है, जिसको कभी कभी गांव में हम लोग कलरा भी बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे। वही है ये, इसी के नाम पे जीवाणु के, कोलेरा, इसी को गांव में लोग कलरा बोलते हैं। तो हैजा विब्रियो कोलेरा की वजह से इसका आंसर लेकिन होगा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इलायची एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है? तो इडुक्की ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में, बी आंध्र प्रदेश में, सी केरल में, डी उड़ीसा में। तो इसका आंसर होगा केरल में। इडुक्की कहाँ स्थित है? केरल में। और इसके बारे में एक बता देते हैं, ये जो है इलायची के लिए क्यों इसका महत्वपूर्ण उत्पादक केरल क्यों है? क्योंकि इधर पश्चिमी घाट की वजह से यहाँ बारिश होते रहती है, इसकी वजह से यहाँ ज्यादा इलायची वगैरह होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया कप क्रिकेट 2025 किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी यूएई। यूएई में, यूएई के दुबई में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। यूएई के अंडर में आता है दुबई। तो क्वेश्चन नंबर 8, एशिया कप क्रिकेट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर ट्रॉफी जीती? तो ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान, इसका आंसर होगा सी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची नंबर 1 है अधिनियम से, और अधिनियम की क्या विशेषता है उस पे हम गौर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको चूज द करेक्ट है तो टिक करना है। और ऑप्शन में देखेंगे तो पहला जो है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो किससे जुड़ा हुआ है? ये है पांचवा, इसका होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है वो इसका पांचवा होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ। तो हम देखेंगे कि इसके ऑप्शन ए में 5, एक तो यहीं से डायरेक्ट आंसर मिल जा रहा है। अगर हमें पहला आ रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो इसका आंसर डायरेक्ट यहां से मिल जा रहा है कि इसका ऑप्शन ए होगा। लेकिन हम सब पे गौर करेंगे और सबको देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है इसके अंडर में आता है प्रांतों में द्विशासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर केंद्र में द्विशासन। और फिर
डी जो है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, इसका होगा 1, 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना जिसमें भारत और पाकिस्तान थे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, पंडित नेहरू का उद्देश्यों का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कारण आर, उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। तो कथन और कारण क्वेश्चन की एक ये जरूर पूछता है, एक हाथ तो आ ही जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कथन कहा गया है कारण उससे मिलता जुलता ही होना चाहिए, अलग अलग वो न हो। जब भी कथन कारण अगर दिया है तो कारण ए से संबंधित हो। और इसका उत्तर पे आएंगे, कूट में क्या दिया है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले आपका पंडित नेहरू का उद्देश्यों का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और कारण उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। तो आमुख का मतलब है यहाँ पे प्रस्तावना से, तो प्रस्तावना जो है तो उससे रिलेटेड है, तो इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। क्वेश्चन नंबर 11, स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। ए, साइमन कमीशन का काले झंडों तथा तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया। बी, संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई। सी, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ। डी, 1930 में दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ था। तो साइमन कमीशन जब आया था तो उसका काले झंडे और तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया था, ये तो सही है। और बी, संविधान के प्रारूप पर मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट जो है वो लखनऊ में सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई थी, ये भी सही है। सी, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ, ये गलत है। ये जो हुआ था ये लखनऊ में नहीं लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और ये 1929 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, कभी हो सकता है कि पूछ दे। तो इसलिए इसका आंसर होगा, कौन सही नहीं है तो इसका आंसर होगा आपका सी इसका सही आंसर है। और 1930 में दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ था, तो इसलिए ये भी सही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12, एक दलीय शासन प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए। ऑप्शन नंबर 2 दल में और अधिक अनुशासन के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए। 4 दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए। तो ये भी कूट वाला है जिसमें से हमें चुनना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें हम देखेंगे एक दलीय शासन है क्या। एक दलीय जो शासन है इसके ये क्या प्रावधान करता है, तो सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए। एक दलीय शासन का अर्थ है कि मतलब जिसपे जो इलेक्शन के थ्रू न आए, जैसे कि चीन को हम देख सकते हैं जहां कोई इलेक्शन नहीं होता है। पहला सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए, ये सही है, इसका प्रावधान करता है। दल में और अधिक अनुशासन के लिए और सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए। जरूरी नहीं है कि एक दलीय शासन जो है हमेशा सही ही हो, कई बार ये तानाशाही की तरह हो जाता है जैसे चीन वगैरह में हम देख रहे हैं इस समय में। तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, क्योंकि दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए नहीं। अगर यहाँ हीनता नहीं होता तो इसका ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ अनुशासनहीनता है तो इसलिए दल में और अधिक अनुशासन के लिए सही होता, लेकिन हीनता है इसलिए ऑप्शन गलत हो जा रहा है और इसका उत्तर होगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत एक, इसका ऑप्शन है भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा, भारत में एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। तीसरा, भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। चौथा, भारत समाजवाद से बंधा हुआ है। तो पहला तो लोकतांत्रिक गणतंत्र सही है।
दूसरा, भारत में एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। प्रतिनिधिक मतलब इलेक्टेड, जो चुनाव होता है उसके थ्रू जो लोग चुनते हैं अपने हेड को, जिससे पीएम और सीएम सब चीजों का चुनाव होता है यहाँ। तो इसलिए एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक समाज नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक ये देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, समाज नहीं। समाज में बहुत विविधताएं हैं, तो इसलिए इसका उत्तर होगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये भी कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन ए, मनरेगा एक कार्य उन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में कार्यान्वित हो रही है। कारण इसका है आर, यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो उत्तर पे आते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। बी, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो हम मनरेगा, मनरेगा पहले पूरा मनरेगा नहीं था, इसका नाम नरेगा था, और ये 2005 में, नरेगा 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 2006 से ये योजना आरंभ हुई थी, और 2 अक्टूबर 2009 को 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर इसका मनरेगा किया गया था। नहीं तो ये 2005 में जब शुरू हुआ था तो ये नरेगा के नाम से शुरू हुआ था। 2006 में इसका आरंभ हुआ था, और नरेगा के ही नाम से, और फिर 20 अक्टूबर 2009 को ये मनरेगा के नाम से इसको नाम दिया गया, मनरेगा उसका। तो कार्य उन्मुखी मतलब रोजगार। कार्य उन्मुखी का जो तात्पर्य है वो रोजगार से है। ये एक रोजगार की परियोजना है, इसलिए अब आते हैं मनरेगा एक कार्य उन्मुखी परियोजना जो पूरे देश में कार्यान्वित हो रही है। यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर पुस्तक है और इधर उसके राइटर है। तो मिडनाइट चिल्ड्रेन, दूसरा है बी, द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। सी, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, घर और अदालत। डी है। तो सी का देखते हैं, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ जो है इसके राइटर हैं आपके चेतन भगत। तो मान लीजिए आपको सी भी आ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से ढूंढेंगे कि सी में दो कहाँ है। ये ऑप्शन नंबर बी पे है। तो ऐसे भी सही हो सकता है, अगर आपको एक ऑप्शन भी अगर आ रहा है तो कभी कभी सही हो जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि एक ऑप्शन जो आ रहा है वो आपके 3 में दिया होता है, चाहे 2 में, वहां प्रॉब्लम होती है, फिर हमें दूसरा ढूंढना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि सी का एक सी का जो 2 है ऑप्शन, वो तुरंत हमें मिल जा रहा है, और ये किसी में नहीं दिया हो, इसलिए ये बी ऑप्शन डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं। तो इसका अब आते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन जो है उसके हैं राइटर सलमान रुश्दी, और इसके राइटर सलमान रुश्दी हैं। दी फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, इसके राइटर हैं सी के प्रहलाद, और दी थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ की बताई चेतन भगत। घर और अदालत के जो बचे लीला सेठ, उन पे लगा देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये है, भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले स्थान पर हैं। निम्न आरोही क्रम में उनका कौन एक सही अनुक्रम है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। जो हमारी गिनती है 1, 2, 3, 4, वो आरोही क्रम में ही है। तो इससे भी हम याद रख सकते हैं। जैसे आरोही और अवरोही में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हमें याद करने के लिए ये इजी है कि 1, 2, 3, 4 जो हमारी गिनती है वो आरोही क्रम में है, मतलब सबसे पहले सबसे कम, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ अधिकतम नगरीय जनसंख्या के आधार पर राज्यों को हमें रखना है आरोही क्रम में। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है उसके आधार पे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। और मिनट, इसका ऑप्शन नंबर डी है। पहले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। जो पश्चिम बंगाल की जो अधिकतम नगरीय जनसंख्या है वो लगभग 3 करोड़ है।
और तमिलनाडु की 4 लगभग के है, कुछ इधर उधर भी है, लगभग 4 करोड़, उत्तर प्रदेश की लगभग 5 करोड़ और महाराष्ट्र की लगभग 6 करोड़। तो सबसे अधिक महाराष्ट्र की है, सबसे कम पश्चिम बंगाल की है, इसलिए इसको हम आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं। और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं, निम्नलिखित में से उनका अवरोही क्रम में कौन एक सही अनुक्रम है। तो इसके पहले ये बताया कि आरोही क्रम जो होता है वो बढ़ते हुए क्रम में होता है और अवरोही जो होता है वो घटते हुए क्रम में होगा। अवरोही क्रम हमेशा घटते हुए क्रम में रहेगा। तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन नंबर ए आजमगढ़, जौनपुर, कानपुर नगर, प्रयागराज। बी प्रयागराज, आजमगढ़, कानपुर नगर, जौनपुर। सी कानपुर नगर, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। डी प्रयागराज, कानपुर नगर, आजमगढ़, जौनपुर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर होगा बी। जैसे इसका प्रयागराज की जो है अधिकतम जो जनसंख्या लगभग 60 लाख के, 60 लाख के लगभग है। आजमगढ़ की 47 लाख के अंडर में, लगभग 47 लाख है। और कानपुर की लगभग 46 लाख और जौनपुर की लगभग 45 लाख। तो इस तरीके से ये घटते हुए क्रम में और वही क्रम में अधिकतम जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं 4, वो हमने किया है। इसका उत्तर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों जिनमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम है का आरोही क्रम में निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन एक सही है। तो अभी पिछला अवरोही क्रम में था, घटते हुए क्रम में, अब आरोही क्रम में और जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है यहाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। संत रविदास नगर, लखनऊ, वाराणसी और गाजियाबाद। गाजियाबाद की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश में। 19। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें पर्यटक आकर्षण है और उससे रिलेटेड स्थान। तो जो ऑप्शन ए है, कबीर की समाधि इससे जुड़ी हुई है। हम ऑप्शन में जाएंगे 1, 2, 3, 4। फतेहपुर सीकरी, वृंदावन, कुशीनगर, मगहर। तो जो कबीर की समाधि कहाँ है, तो वो है मगहर बस्ती, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। एक तो ए का 4 हम ऑप्शन ढूंढेंगे, तो ए का 4 बी में है, तो और किसी का नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ से भी सही हो सकता है। और लेकिन आगे भी देखते हैं। सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो आपकी है फतेहपुर सीकरी में, गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है और बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा मेरा वीडियो या ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, थोड़ा स्लो, मुझे पहली बार लिखने का अनुभव उतना इसमें नहीं है, तो फर्स्ट टाइम लिख रही हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो उसको आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। आगे से हम अपने में सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है वो जरूर रिव्यू दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, क्योंकि ये भी मेरा ऑनलाइन पहला है अनुभव, इसलिए कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। बाकी हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण तिरुपति सदा चर्चा में रहता है। कारण आर, तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। कूट ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ऑप्शन बी, ए और आर सही, दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो हम देखते हैं कि देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण तिरुपति सदा चर्चा में रहता है और इसका कारण दिया है कि तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। तो तिरुपति में भक्तगण इसलिए प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में नहीं आते क्योंकि वो मंदिर बहुत धनी है, इसलिए आते क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा भाव है, इसलिए इसका जो कारण दिया गया है वो उससे मेल नहीं खा रहा। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 1990 के दशक से लागू आर्थिक नीति के परिणाम हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, बढ़ा हुआ विदेशी सीधा निवेश। ऑप्शन नंबर 2, उन्नत आर्थिक वृद्धि। सी,
गैर बराबर विकास, कोर सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब इसमें से हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो उसके आधार पे इसका उत्तर होगा। सबसे ज्यादा फंसाने वाले क्वेश्चन यही होते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है, तो आंसर गलत होने के चांसेस रहते हैं, कई बार सारे आते हैं। तो इसका जो है, इसका सारा होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। क्योंकि जब 1990 के दशक से लागू हुई थी आर्थिक नीति, तो उसमें निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण तीनों के आधार पे हुए थे। तो इसलिए बढ़ा हुआ विदेशी सीधा निवेश, उन्नत आर्थिक वृद्धि, गैर बराबर विकास, सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन, सभी चारों इसके परिणाम रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा डी। 22 स्फीतिकारी दबाव। A1 सरकारी हलकों में चिंता का कारण बनते हैं। दूसरा, लोगों में असंतोष पैदा करते हैं। तीसरा, मीडिया द्वारा प्रयोग करने के लिए गर्म सामग्री उपलब्ध कराते हैं। चौथा, राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक मुद्दा बन जाते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे स्फीतिकारी दबाव क्या है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होना। कोई भी जैसे महंगाई का बढ़ जाना, नॉर्मल वे में हम ले सकते हैं कि महंगाई जो बढ़ती है, तो चाहे वस्तु हो, चाहे कोई सेवाएं, ट्रांसपोर्ट या फिर कोई सामान खरीद रहे हैं, साबुन, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, तो उसकी कीमतों में लगातार अगर वृद्धि हो रही है, तो वही स्फीतिकारी दबाव के अंतर में आता है। और जब महंगाई बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है सरकारी हलकों में चिंता का कारण बन जाता है, लोग भी परेशान हो जाते हैं, असंतोष हो जाता है। मीडिया द्वारा प्रयोग करने के लिए गर्म सामग्री उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि उनको भी हॉट मटेरियल मिल जाते हैं, उसको मीडिया में लाते हैं, और राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक मुद्दा बन जाते हैं। तो अपोजिशन पार्टी भी बोलने लगती है इसको कि महंगाई बढ़ गई है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो यही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। सभी चारों सही हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये नृत्य है और उसके जुड़े हुए जो कलाकार हैं, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अधिकांशतः ये नृत्य से क्वेश्चन एक आध दो आ जाते हैं, ये तो सुमेलित वाला है, वैसे भी सीधा सीधा भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। तो ए है कथकली। कथकली से जो जुड़े हैं वो कृष्णन नायर हैं। तो और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी से रिलेटेड से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, वो आपके राजा एवं राधा रेड्डी हैं। राजा एवं राधा रेड्डी हैं। भरतनाट्यम से यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, और कथक से उमा शर्मा है। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 5, बी का 4, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें नारा है और उसके कौन निर्माता है, किसने बोला था, वो ये नारा किसने दिया था, उसके आधार पे क्वेश्चन है। तो ए है दिल्ली चलो, बी आराम हराम है, सी करो या मरो, डी स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो करो या मरो, सब लोग जानते हैं, महात्मा गांधी। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, और आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। तो इसके आधार पे हम लोग मिलाते हैं कि ए का 3 दो दो में है, ऐसे क्वेश्चन से सावधान रहना है। तो फिर बी पे आते हैं, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। बी का जो 4 है वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। 2, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 3, दिल्ली और पुडुचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चौथा, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो सबसे पहले बात किस पे हो रही है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पे हो रही है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतलब उनका जो चुनाव होता है, वो उनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग होते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बात नहीं, राष्ट्रपति पे ध्यान देंगे यहाँ कि उनके निर्वाचक मंडल की बात हो रही है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद किससे बनता है, तो संसद आपका बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से।
संसद का निर्माण होता है। और ये जो दोनों सदन की बात की जा रही है वो कौन है, वो लोकसभा और राज्यसभा है। तो जो इनके निर्वाचित सदस्य हैं वो, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो इसमें ध्यान देना है कि विधानसभा की बात की जा रही है, इसलिए ये सही होगा। तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी के संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। यहाँ राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है उसमें राज्यों की जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो नहीं होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 बी सही होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे थोड़ा ज्यादा जोर देना है क्योंकि ये थोड़ा फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं जहां नहीं होता है। अधिकांशतः हम लोग फ्लो में या फिर परीक्षाओं के दबाव में ध्यान नहीं देते कि यहाँ नहीं दिया हुआ है और गलत करके आ जाते हैं, जबकि क्वेश्चन पता चलता है बाद में कि इजी है। तो यहाँ है हार्मोन, हार्मोन मूड, एंजाइम जो है वो उपापचय, और सी एंटीऑक्सीडेंट पाचन, ऊर्जा जो है वो वसा। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो पाचन से प्रत्यक्ष रूप से रिलेटेड नहीं है, बल्कि जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो सी होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। 27, क्वेश्चन नंबर 27 पे आए। शांति नोबेल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? ऑप्शन नंबर ए, मारिया कोरिना मचादो। ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप। सी, नरेंद्र दास मोदी। डी, व्लादिमीर पुतिन। तो ये मिला है मारिया कोरिना मचादो को, ये एक राजनेता है। क्वेश्चन नंबर 28, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है। ए, आयात सस्ते हो जाते हैं और निर्यात महंगे। बी, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। ऑप्शन नंबर सी, आयात और निर्यात दोनों सस्ते हो जाते हैं। डी, आयात और निर्यात दोनों महंगे हो जाते हैं। तो अवमूल्यन क्या है? सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि यह अवमूल्यन होता क्या है। सरकार द्वारा अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले जानबूझकर कम करना। तो इसमें जो है, जो सरकार द्वारा होता है अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं की अपेक्षा जानबूझकर कम करना, इससे क्या होता है कि जो निर्यात होता है वो सस्ते हो जाते हैं और वैश्विक बाजार में उनकी बहुत मांग होती है। तो इस पे आ जाएंगे कि क्या है, तो निर्यात सस्ते हो जाते हैं और आयात महंगे हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि निर्यात जब सस्ता होगा और आयात महंगे हो जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा उत्तर। शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग इससे जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये युद्ध से रिलेटेड है, उसका वर्ष दिया गया है और युद्ध दिया गया है। 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था? ये हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, और 1817 19 के बीच में हुआ था तृतीय मराठा युद्ध, और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध। तो ये 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई, सी तृतीय मराठा युद्ध 1817 या 19 के बीच में हुआ था, 1817 से 19 के बीच में तृतीय मराठा युद्ध, और डी 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। तो अब इसके आधार पर मिला लेते हैं, ए का 4, बी का 3, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आखिरी प्रश्न है आज का। तो प्रश्न नंबर 30, दिल्ली को अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है। अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है, ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण, दूसरा क्षेत्रीय आयामों के होने के कारण, तीसरा राज्य का दर्जा होने के कारण, चौथा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए एक स्थान होने के कारण। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस पे आते हैं, दिल्ली को विशेष दर्जा किस आर्टिकल के तहत मिला है? कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिल्ली को विशेष दर्जा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत मिला है, और 69वें
संविधान संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ है। तो इसको याद रखेंगे कि इसको विशेष दर्जा 239 आर्टिकल अनुच्छेद 239 ए के तहत और संविधान संशोधन अधिनियम 69 में के तहत राष्ट्रीय दर्जा इसको मिला हुआ है। तो आ जाते हैं इसके 1 राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण, दूसरा क्षेत्रीय आयामों के होने के कारण और राज्य का दर्जा होने के कारण इसको अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 2 3। तो इस तरीके से आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट था वो पूरा हुआ और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा और हमारी ये पहली बार कोशिश है ऑनलाइन पढ़ाने की और आप लोगों का प्यार बना रहेगा और आप लोगों को पसंद आएगा ये वीडियो। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा हमारा लेक्चर और समझाने का तरीका, तो ताकि हम और आगे अपने में सुधार करेंगे और ऐसे ही हमारा प्रैक्टिस सेट आगे आते रहेंगे और शायद आपके लिए लाभकारी भी होगा ये। तो आज का कंप्लीट होता है और इस चैनल को से जुड़े रहिए आप लोग। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए भी, क्योंकि आज से इस पे जीएस और जीके की तैयारी शुरू हो रही है और नए-नए प्रैक्टिस सेट ऐसे ही आगे आएंगे जिसमें करंट अफेयर्स भी होगा और अपने से जुड़े हुए प्रश्न और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो यूपी लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं उसको हम लोग मुख्य रूप से लाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।